हाय दोस्तों। प्रीवियस क्लास तक हम अपने 15 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे जो कि बेसिक क्वेश्चन थे। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े एडवांस क्वेश्चन होंगे। एडवांस इन द सेंस कि कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ वही है, थोड़ा थोड़ा तो कुछ नया आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। पर एडवांस क्वेश्चन में भी छोटे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सीधा ही बड़े लेवल पे नहीं जाएंगे। तो 16, 17, 18, 19, टोटल है आपके पास 20। आपको मैं दिखा देता हूँ मैं कौन से क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी। आगे पीछे कराऊंगा, जरूरी नहीं है लाइन बर्ड से कराए, पर होंगे सारे खत्म। ठीक है दोस्त। तो टोटल हमारे को कॉस्ट शीट में 34 क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं? 34 क्वेश्चन। याद रखना, टोटल 34 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से अभी 15 क्वेश्चन हुए हैं सिर्फ कॉस्ट शीट के अंदर। 34 माइनस 15, 19 क्वेश्चन अभी और रह गए हैं जो करने हैं। बस अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। तो यही एक कॉस्टिंग का यही बेनिफिट है कि इसके अंदर मैक्सिमम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है। थ्योरी भी होता है पर प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा होता है, मेजरली प्रैक्टिकल होता है, इसलिए मज़ा भी आता है करने में। आओ तो मैं क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करता हूँ आज। देखते हैं आज कितनी क्वेश्चन कर पाते हैं। पिछले 1 घंटे 1.5 घंटे करेंगे क्लास पूरी, और देखते हैं कितने क्वेश्चन हम कंप्लीट कर पाते हैं। एन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हैज रिसीव एन इंक्वायरी फॉर विच यू आर सपोज टू सबमिट द कोटेशन। एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, उसने एक इंक्वायरी रिसीव करी जिसमें हमें कोटेशन देना, हमें प्राइस बताना है। ठीक है, इग्नोर इट। क्या कर रहा है? बिल ऑफ मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर अ जॉब स्टेट विद द फ्लोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल। देखो, आप आगे जाकर ना जॉब कॉस्टिंग पढ़ोगे। जब आप जॉब कॉस्टिंग पढ़ोगे ना, वहां पर भी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी होती है। तो कभी कभी यहाँ पर आपको नजर आएगा जॉब 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 करके कुछ वर्ड नजर आएंगे। ये आप जॉब कॉस्टिंग में भी कर सकते हैं और ये यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो एन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हैज रिसीव्ड एन इंक्वायरी फॉर विच यू आर सपोज टू सबमिट द कोटेशन। बिल ऑफ मटेरियल प्रिपेयर बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो भी मटेरियल प्रिपेयर करा था उसका बिल सबमिट कराने के लिए बिल बता दिया। कहता है पेपर लगे 10 रिम। रिम मतलब वो जो रोल होते हैं ना, वो रिम कहलाते हैं। 1800 पर रिम था, मतलब पेपर के 10 रिम का रॉ मटेरियल लगा। इंक और अदर प्रिंटिंग मटेरियल लगा 5000 रुपए का। बाइंडिंग मटेरियल एंड अदर कंज्यूमेबल लगा 3000 रुपए का। मतलब पेपर तो लगे, ये था पेपर तो हो गया रॉ मटेरियल, ये अदर मटेरियल्स हो गए। तो पेपर लगी 10 रिम। 10 रिम मतलब वो जो गोल नहीं होता रिम, जो घुमाने के कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े पेपर होते हैं सर। एक मिनट दिखाता हूँ। पेपर रिम, देखिए दोस्त, तो अलग अलग शेप में आते हैं। जैसे कि ये आपने देखा होगा, जब फोटोकॉपी कराते हो तो फोटोकॉपी दुकान पे ये दिखते हैं क्या बहुत सारे। एक बड़े बड़े भी आते हैं इस तरीके के, ये दिख रहे हैं आपको? इस तरीके के बड़े बड़े भी आते हैं, तो इनको कहते हैं पेपर रिम। ठीक, तो ये इनको काट दिया जाता है, जैसे ये गोल गोल है ना, इनको इनको भी पेपर रिम कहा जाता है। तो इस तरीके से पेपर है, फोटोकॉपी वाले पेपर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो किस तरीके कह रहा है, सम फोटोग्राफी इज रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब, द एजेंसी डज नॉट हैव ए फोटोग्राफर एज एन एम्प्लॉय। कहता है जॉब के लिए एक फोटोग्राफी भी रिक्वायर्ड है, पर एजेंसी के पास फोटोग्राफर एक एम्प्लॉय नहीं है एज अ फोटोग्राफर। It decide to hire one paying 10,000 to him. Estimated job card prepared by the production department specify that the service of the following employee will be required on this job. वो कह रहा है कि देखो हमारे पास एक फोटोग्राफी भी चाहिए, हमें कुछ फोटोग्राफी भी चाहिए जॉब के अंदर, और एजेंसी जो है उनके पास कोई फोटोग्राफर एज सच है नहीं कोई। तो उन्होंने कहा कि चलो हम एक एम्प्लॉय रखते हैं एज अ फोटोग्राफर, उसको हम 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से देंगे। और कुछ इंप्लॉय और चाहिए जिनको, जैसे कि एक फ्लोइंग इंप्लॉय विल बी रिक्वायर्ड इन दिस जॉब। एक तो फोटोग्राफर वाला इंप्लॉय हो गया, और कुछ इंप्लॉय और भी चाहिए। कौन कौन से? एक आर्टिस्ट जिसको हम 12,000 पर मंथ देंगे 80 घंटे के। कॉपीराइटर जिसको हम 10,000 पर मंथ देंगे 75 घंटे के। क्लाइंट सर्विसिंग जिसको 9,000 पर मंथ देंगे 30 घंटे के। द प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू द ट्यून ऑफ 4,000। द प्रोडक्शन ओवरहेड इज 40% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट। ये याद रखना, प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होगा? डायरेक्ट कॉस्ट का 40% होगा। While selling and distribution overhead is likely to 25% on the production cost। जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी उसका 25% होगा ये। द एजेंसी एक्सपेक्ट द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कोटेशन प्राइस। जो प्राइस आपने कोट करा होगा उसका 20%। कोटेशन प्राइस को सेल प्राइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल प्राइस। जो भी प्राइस आप कोट करोगे, जो चार्ज करोगे कस्टमर से, कोट करोगे भाई इतने में हमें प्राइस चाहिए, तो उसको हम सेल प्राइस कहते हैं। द एजेंसी वर्क 25 डे इन अ मंथ एंड 6 आवर्स अ डे।
तो एजेंसी क्या करती है, 25 दिन एक महीने में काम करती है और 6 घंटे काम करती है एक दिन के अंदर। जिस हिसाब से आपने देखा क्वेश्चन कितना ऐसा अटपटा सा था, जो समझ में भी नहीं आया क्या एजेंसी कर रही है क्या कर रही है। आपको वो कुछ नहीं देखना, क्वेश्चन में क्या करना है, एजेंसी क्या कर रही है हमें क्या लेने देना। हमें ये देखना है कि कौन कौन सी चीज डायरेक्ट मटेरियल है, कौन कौन सी चीज डायरेक्ट लेबर है, उससे मिलेगा प्राइम कॉस्ट, फिर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, फिर ऐड करेंगे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन बन जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर ऐड करेंगे सेलिंग और बन जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। प्रॉफिट निकालेंगे, 20% सेल का है तो कॉस्ट का कितना सीखा होगा आपने, कंसाइनमेंट चैप्टर सीखा होगा या बेसिक क्लास में सीखा होगा कि अगर प्रॉफिट 20% कॉस्ट का होता है तो सेल का कैसे निकालते हैं, सेल का होता है तो अभी बता देंगे। तो देखो मेरे पे मटेरियल कौन कौन से, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल से लेकर पैकिंग तक का मटेरियल लगता है ना। पैकिंग करना भी एक तरीके का मटेरियल ही तो हुआ, ठीक है। तो भाई क्या क्या मटेरियल लगा, एक तो पेपर रिम लगी, इंक लगी, अदर प्रिंटिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल एंड कंज्यूमर मटेरियल लगा, और साथ में एक प्राइमरी पैकिंग मटेरियल लगी जो कि जरूरी है। प्राइमरी मतलब जो कि जरूरी है। एक कॉलगेट होता है ना, कॉलगेट, जिस चीज में कॉलगेट रखा जाता है प्राइमरी, दो पैकिंग होती है। एक तो डब्बा होता है बाहर, उसके अंदर एक ट्यूब निकलती है, जो ट्यूब है वो प्राइमरी पैकिंग है, बिना उसके कॉलगेट टिकेगा नहीं। और उसके ऊपर जो डब्बा होता है वो सेकेंडरी पैकिंग होती है। तो प्राइमरी पैकिंग एंड सेकेंडरी पैकिंग बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड बोथ आर द पार्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। दोनों ही रॉ मटेरियल के क्या माने जाते हैं, पार्ट। तो ये तो था 4 चीज का रॉ मटेरियल। तो कुछ नहीं करना, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 18। स्टेटमेंट शोइंग, जितना क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना बड़ा है, उतना ही छोटा है ये, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट बस। देखते हैं, देखो सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आइटम आएगा, जो जो टाइप के मटेरियल लगे वो सब डाल दो यहाँ पर। वो हो गया आपका डायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहले क्या लगा, पेपर रिम। पेपर रिम जो कि 10 रिम 1800 पर रिम के हिसाब से है। पेपर रिम लगी, 10 रिम लगी, और एक रिम 1800 की है, तो 10 रिम कितने की होगी, 18,000 रुपए की। उसके बाद क्या लगा, इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल। इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल जो कि 5,000 रुपये है। और बाइंडिंग मटेरियल एंड कंज्यूमेबल, बाइंडिंग एंड कंज्यूमेबल बाइंडिंग एंड कंज्यूमेबल जो कि 3,000 रुपये है। ये सब मटेरियल है, बाइंड करने का मटेरियल। और पैकिंग मटेरियल, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल जो कि आपको दे रखा है नीचे 4,000 रुपये। तो ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल। ये टोटल कितना हो गया सर, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। इन दो को जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल बस। अब कंपनी एजेंसी क्या कर रही है, क्या लेना देना दोस्त, हमें मतलब है हमारे मटेरियल से। तो टोटल हमारा मटेरियल लग गया 30,000 रुपए का, ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल। अब ऐड कर देना यहाँ पर डायरेक्ट लेबर। अब लेबर भी तो लगी थी बहुत टाइप की, एक फोटोग्राफी लेबर लगी थी, एक क्लाइंट सर्विसिंग लेबर लगी थी, है ना। तो लेबर का देख लेते हैं हम। तो फोटोग्राफी जो लेबर थी, इंप्लॉय था फोटोग्राफी वाला, उसको 10,000 पर मंथ दे रहे थे। सबसे पहले क्या है, आर्टिस्ट, कॉपीराइटर और क्लाइंट सर्विसिंग। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, कॉपीराइटर, क्लाइंट सर्विसिंग। आर्टिस्ट, कॉपीराइटर, क्लाइंट सर्विसिंग, फोटोग्राफी चार्जेस। अब जरा ध्यान सुनेंगे, जो आर्टिस्ट है ना दोस्त, आर्टिस्ट, इसकी कैलकुलेशन करी जाएगी। कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी जरा देखेंगे। भाई देखो, आर्टिस्ट को देते हैं 12,000 एक महीने का, पर आर्टिस्ट ने काम करा है सिर्फ 80 घंटे। समझिए, टोटल महीने, अगर ये लाइन पढ़ते हो, लास्ट की लाइन क्यों दे रखी थी, इसलिए दे रखी थी द एजेंसी वर्क, जो एजेंसी है वो 25 दिन काम करती है एक महीने में, और 6 घंटे एक दिन में काम करती है। तो मैंने कहा बताओ टोटल आवर्स कितने काम करती है एक महीने में, टोटल आवर्स इन मंथ
एक महीने में कितने घंटे काम होता है? अगर 6 घंटे एक दिन में होता है तो 25 दिन पूरे महीने में काम होता है, बाकी दिन संडे की छुट्टी होगी, तो टोटल हो गया 150 आवर्स। तो मतलब 150 आवर्स काम करते हैं एक महीने में। एक एजेंसी 150 घंटे काम करती है पूरे एक महीने में। एक महीना कितने दिन का होता है इनका? 25 दिन का। और एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 6 घंटे। तो 150 घंटे काम करते हैं। कहते हैं आर्टिस्ट को देते हैं 12,000 रुपए पर महीने के हिसाब से। पर महीने में कितने घंटे काम हुए? 150। तो अगर 12,000 पर मंथ बोलूं या ऐसा बोल दूं 12,000 150 घंटे के लिए, तो 80 घंटे के लिए कितना? उसने तो 80 घंटे ही काम करा है ना। अगर 12,000 पर मंथ कहते तो पर मंथ में कितने घंटे काम होता है? कंपनी एजेंसी कितना घंटे काम करती है? 150 घंटे। पर एक आर्टिस्ट ने सिर्फ 80 घंटे काम करे, तो पेमेंट भी आवर्स के हिसाब से करी जाएगी। क्लियर है या नहीं है? तो कैसा आएगा? मैंने कहा देखो 12,000 रुपए देंगे 150 आवर्स के। अगर 150 आवर्स के 12,000 देते हैं तो 80 घंटे के कितने देंगे? जितना उसने काम किया। 12,000 डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 80, दैट इज 6400। इतना पैसा देंगे उसको। समझ में आ गया? सेम एज इट कॉपी राइटर 10,000 पर मंथ देते हैं कॉपी राइटर को, और वो उसने सिर्फ 75 घंटे काम करा है। तो इसका भी निकालेंगे 10,000 डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 80। समझ में आया 150 कैसा आया? 25 दिन काम होता है एक महीने में और एक दिन में 6 घंटे। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 80, तो 533 कितना है? 75 है ना, 80 थोड़ा है, 75 घंटे काम किया है, 75। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 75, तो ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज। क्लाइंट सर्विस कितने देते हैं? 9,000 पर मंथ, और सिर्फ 30 घंटे काम किया है। तो अगर 9,000 रुपए एक महीने के, तो एक महीने में 150 घंटे काम होता है, तो इस क्लाइंट सर्विस कितने इसने कितना करा है? सिर्फ 30 घंटे काम करा है। तो 9,000 150 घंटे के मिलते, 9,000 150 घंटे के मिलते, तो 30 घंटे के कितने मिलते? 1,800 रुपए। 30 घंटे कितने मिलते जी? 1,800 रुपए। और साथ में इसका कोई हिसाब नहीं था। कहता है हमने एक हमारे को फोटोग्राफी के लिए चाहिए था एक पर्सन, जिसको हमने एक एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय फोटोग्राफी हायर करा, और उसको हम 10,000 रुपए देंगे। पर मंथ का कोई हिसाब नहीं है, इसको सिर्फ 10,000 देंगे, कहीं नहीं लिखा पर मंथ। कहता है इट इज डिसाइडेड टू हायर वन बाई पेइंग 10,000 टू हिम। बस 10,000 दे देंगे, अब वो कितने घंटे काम करे हमें मतलब नहीं, हमें उससे काम करवाना है अपना, तो 10,000 रुपए इसको मिल जाएंगे। तो टोटल आपके पास कितनी होगी लेबर कॉस्ट? बस यही तो इसमें बस। तो अब यही यूनिक है कि भाई इतने घंटे काम करा, तो थोड़ा ये एडवांस क्वेश्चन में आ गया, कवर कर लिया हमने इसको। 6400, 5,000, 1,800 और 10,000, ये आ गया 23,000। ये कितना आ गया सर? 23,200। ये आ गया सर 23,200। टोटल कर देंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्राइम कॉस्ट। क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल दोनों जोड़ देंगे, तो 23,200 प्लस 30,000, ये आ गया 53,200। ठीक है जी। इसके बाद एड ऑन करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में कुछ बताया था। हमारी ट्रीटमेंट ये हो गई सारी, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गई, इस साइड की अब पढ़ना नहीं है, मटेरियल तक खत्म कर दिया। यहां से पढ़ेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड मींस फैक्ट्री ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब क्या होता है दोस्त? फैक्ट्री ओवरहेड क्या होगा? 40% होगा डायरेक्ट कॉस्ट का। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस जब हम जोड़ देते हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, या उसको प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। तो भाई फैक्ट्री ओवरहेड जो कहा, फैक्ट्री ओवरहेड को हम प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं, क्योंकि यहां फैक्ट्री के अंदर क्या होती है? प्रोडक्शन होती है, क्योंकि इसके ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कहा कि हम 20% होगा किसका? ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। किसका जी? डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो कॉस्ट जिसमें ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस जुड़े हो, उसको हम प्राइम कॉस्ट भी तो कहते हैं। तो कभी बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट ही कहता है। डायरेक्ट कॉस्ट को ही क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। डायरेक्ट कॉस्ट को ही दोस्त प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। तो मुझे बताइए सर 20% है, तो 20% प्राइम कॉस्ट का किसका? 53,200 का। और फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं, क्योंकि जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड हो जाता है तो फैक्ट्री कॉस्ट आती है, दैट्स कॉल्ड वर्क कॉस्ट, फिर ऑडिट फीस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐड होता है, तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। तो फैक्ट्री ओवरहेड को दोस्तों प्रोडक्शन ओवरहेड भी कह सकते हैं आप। बताइए सर 53,200 का 20%, यह आ गया 10,000, यह आ गया 10,640। इसको ऐड करने के बाद आ गया फैक्ट्री कॉस्ट।
या आप इसको बोल दो प्रोडक्शन कॉस्ट। एक मिनट, ये 20% नहीं, ये तो 40% है। 40% है ना, 40% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, तो ये 40% निकाले सर। 53,200 का 40%, ये आ गया 21,280। तो 21,280 क्या हो जाएगा सर आपके पास, फैक्ट्री ओवरहेड बोल दो या प्रोडक्शन ओवरहेड, 21,280। इसमें जोड़ देंगे 74,480, ये आ गया फैक्ट्री और या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, जो आप कहो वो बोल दो। फिर इसमें ऐड करते हैं, बताओ क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अच्छा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहाँ आएगा, कहता है दे रहा, नहीं नहीं है दोस्तों, कोई है ही नहीं। ये तो सीधा प्रोडक्शन ओवरहेड 40% डायरेक्ट कॉस्ट के बाद वाइल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोई कॉस्ट है ही नहीं, नील कर दो इसको। जब नील कर दोगे तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सही बताऊं तो दोस्तों, अगर आप इसको फैक्ट्री कॉस्ट बोलोगे, इसको आप जब फैक्ट्री कॉस्ट बोलोगे और जब ये नील हो जाएगा और ये चीज दे ही नहीं रखी, तो फैक्ट्री कॉस्ट क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। आप फैक्ट्री कॉस्ट बोल लो उसे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, नील है, तो फैक्ट्री कॉस्ट क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा। तो इसको लिखो ना लिखो बात बराबर है। फिर कहता है हम इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 25% ऑन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज लाइकली टू 25% ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब इसकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसका 25%, तो 25% ऑफ 74,480 का 25%, यह आ गया सर आपके पास 18,620। यहां पर इसको ऐड करने के बाद आ गया कॉस्ट ऑफ सेल। और अगर आप बताऊं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, तो निकल कर आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब वो है ही नहीं दोनों, तो यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यही फैक्ट्री कॉस्ट और यही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब है ही नहीं तो नील नीले, तो यहीं से नील होता जा रहा है वो। कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 74,000, इसको ऐड कर देंगे 93,100। अब वो ये कह रहा था कि जो प्रॉफिट है ना दोस्त, प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल। तो प्रॉफिट अगर 20% ऑफ सेल है, सेल मींस कोटेशन प्राइस, जो आपने प्राइस कोट करा, जो हम कस्टमर से चार्ज करेंगे प्राइस, वो कोट जो है 20% ऑफ सेल है। कितना है, 20% ऑन सेल। और मैं 20% लगा नहीं सकता, क्योंकि सेल ये है, सेल आएगी तब जब प्रॉफिट जुड़ेगा। और प्रॉफिट इसका कैसे निकालूं, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, वर्किंग नोट बना लो, लॉन्ग मेथड करा देता हूं थोड़ा सा। भाई आपको पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिलकर बनता है सेल। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किसके मिलकर बनता है, सेल। अगर मुझे कॉस्ट, अगर प्रॉफिट कह रहा है 20% है ऑफ सेल का, तो आप सेल को 100 लेट कर लो, सेल को क्या लेट कर लो, 100। तो अगर सेल 100 है और सेल अगर क्या है 100, और ये क्या है दोस्त 20% किसका, सेल का, इसका मतलब क्या है 20% ऑफ 100, तो ये कितना होगा 80। अगर ये 80 होगा, ये 20 होगा, तभी तो ये बनकर बनेगा 100। तो 80 प्लस 20 इजिकल टू मिलकर बना 100। तो मतलब ये दोस्तों कि जो आपको अगर परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो और प्रॉफिट परसेंटेज, ये समझ में आया। इसको ऐसे करिए, देखो दो, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, बहुत सारे तरीके। देखो, कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या बनता है, सेल बनता है। अब आपको पता है कि जो 20% है वो इस पे लगाना है, तो आप जिस पे लगाना होता है उसको हम 100 लेट कर लेते हैं। जब मैं इसको 100 लेट करूंगा तो इसका 20% क्या आ जाएगा, 20। तो कॉस्ट क्या होना चाहिए, कॉस्ट क्या होना चाहिए, बैलेंस में निकालेंगे 80 होना चाहिए। 80 होगा, 20% 20 प्रॉफिट जुड़ेगा तभी तो सेल 100 के बराबर आएगी। तो मतलब जो मुझे कॉस्ट दे रखी है ये वाली, ये 80 के बराबर है। तो अगर 80 के बराबर है, ये कॉस्ट कितने के बराबर है, 93।
ये 93,100 कितने के बराबर है? 80 के बराबर। और अगर 80 से डिवाइड कर दूं तो 1 के बराबर आ गया, और अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 के बराबर आ गया। तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकाल सकते हैं कि जो 93,100 है वो 80 के बराबर है। कैसे निकाला? अगर मेरे सेल को 100 लेट करा है, क्यों करूंगा लेट? क्योंकि जिस पे प्रॉफिट परसेंटेज अप्लाई होता है लेट उसको करते हैं। अगर आप लेट 100 उसको कर दोगे तो दिक्कत तो वही है ना, क्योंकि प्रॉफिट तो 20% सेल का बोल रहा है वो। तो 20% सेल का बोलता है तो सेल लेट करना होता है, और 20% अगर कॉस्ट का कहता है तो कॉस्ट लेट करना होता है। ठीक, तो मैंने अगर इसको 100 लेट करा है तो इसका 20% लगा के ये 20 आ गया, तो ये 80 के बराबर होगा। तो 80 के बराबर अगर कॉस्ट है तो अगर मैं इसको 20 के बराबर लाना चाहूं तो निकाल सकते हैं 93,000 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 20, याद जाएगा 23,275, 23,275 और ऐड कर देंगे 93,100, यह आ गया 1,16,375। और अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया तो मैथमेटिक्स तरीका होता है मेरे पास, कहता है देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, यही सीखा था आपने। मैं कहूंगा लेट द सेल बी एक्स, लेट द सेल बी एक्स, एक्स मान लो सेल को। तो अब कैसे करेंगे? कॉस्ट मेरे को दे रखी है, कितनी दे रखी है? 93,100, कॉस्ट दे रखी है 93,100, प्रॉफिट कह रहा है सेल का 20%, तो 20% किसका? सेल का। तो सेल को माना था एक्स, सेल क्या है? एक्स माना, और 20% किसका है? सेल का, मतलब कोटेशन प्राइस, कोटेशन प्राइस को सेल प्राइस कहा जाता है। तो 93,100 20% एक्स का निकालूंगा तो 20 डिवाइडेड बाय 100, 0.2x आ गया इजिकल टू ये x। अब ये 0.2x उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 93,100 इजिकल टू x माइनस 0.2x, x के आगे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 में से अगर 0.2 हटा दूंगा तो 0.8 बच जाएगा। तो 93,100 इजिकल टू 0.8x, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 93,100 डिवाइड बाय 0.8, तो s की वैल्यू निकलेगी। तो 93,100 डिवाइड बाय 0.8, यह आ जाएगा 1,16,000 आ गया ना। देखो सेल आ गया 1,16,375, ये तो सेल आई क्योंकि x क्या थी? सेल थी, सेल आ गई। और प्रॉफिट निकालोगे तो किसका? सेल का 20%, 20% ऑफ सेल, कितना आ जाएगा? आ गया प्रॉफिट 23,275। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है क्योंकि इसमें एक्सलेट करते हैं। दोनों मेथड है हमारे पास, कोई सा भी यूज कर लो, अल्टरनेटिव मेथड। और अगर आप चाहते हो कि यार प्रॉफिट परसेंटेज जो है जैसे सेल की है उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब कॉस्ट की प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहते हो, तो प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको करना होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट इंटू 100। अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहते हो कॉस्ट के साथ तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट इंटू 100। और अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहते हो सेल के साथ तो प्रॉफिट अपॉन में सेल इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर कॉस्ट की निकालनी है कि डायरेक्टली वो परसेंटेज निकल जाए तो मैं कॉस्ट पे अप्लाई कर दूं, तो क्या होगा? प्रॉफिट आपके पास 20 है, कॉस्ट आपके पास 80 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 25%। ये कितना आ गया? 25%। ये और तरीका है मेरे पास, और तरीका है मेरे पास, ये 25% आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या कह सकता हूं? या तो आप 20% सेल बोल लो या 25% ऑफ कॉस्ट बोल लो, आंसर सेम आएगा। या तो आप सेल का 20% निकाल लो या इस कॉस्ट का 25% निकाल लो, आंसर यही आएगा। क्लियर है? सभी तरीका बता दिए। एक और तरीका है, वो भी शॉर्ट है पर छोड़ो, इतना बहुत होता है। उसमें क्या होता है? कुछ ऐसा तरीका होता है, देखो कॉस्ट 20% है, प्रॉफिट क्या दे रखा है? कराई देते हैं, प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑफ सेल। ठीक है जी, 20% को कैसे लिख सकता हूं मैं? 20 अपॉन में 100 ऑफ सेल। ठीक है, और 20 को एक्स कर 1/5 आ गया, तो 1/5 ऑफ सेल। तो अगर आप कॉस्ट से सेल की तरफ जाओगे तो डिनोमिनेटर में एक ऐड करना होगा, और अगर आप सेल से कॉस्ट की तरफ आते हो, पीछे आते हो, तो डिनोमिनेटर में एक माइनस करना होगा। अगर आप कॉस्ट से, कॉस्ट छोटा होता है या सेल छोटा होता है? बताओ। पहले कॉस्ट छोटा होता है, उसमें प्रॉफिट ऐड करते हो तो सेल बड़ा आएगा, तो कॉस्ट प्राइस कम होगा, सेल प्राइस ज्यादा होगा। एक जनरल बता रहा हूं मैं, तो कॉस्ट से अगर सेल की तरफ जाना है तो एक ऐड करो डिनोमिनेटर में, और अगर सेल से कॉस्ट की तरफ आना है तो एक माइनस कर दो। तो मुझे बताओ अभी मुझे कहां जाना है? ये कॉस्ट, सेल को कॉस्ट बनाना है। मेरे को पता जाना है कि प्रॉफिट परसेंटेज सीधा कॉस्ट का निकल जाए, तो सेल से कॉस्ट की तरफ आने का मतलब क्या है? पीछे की तरफ आ रहे हो, इसका मतलब आपको डिनोमिनेटर में एक माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 1/5 ऑफ कॉस्ट, और 1/4 का मतलब होता है 25% ऑफ कॉस्ट। लो भाई, कितने तरीके बताऊं भाई? बहुत सारे तरीके हैं।
3 तरीके तो ये बड़े बड़े बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। आ गया सीधा डायरेक्टली 25% कॉस्ट का। ठीक है, अब ज्यादा नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसी में रह जाएंगे। हो गया क्वेश्चन? लग रहा था क्वेश्चन मुश्किल है, पर है नहीं। 18 क्वेश्चन हो गया। ठीक है सर, अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो आप आसानी से बहुत सिंपल वे में आप कर पाओगे। वैसे तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो इस क्वेश्चन बड़ा सिंपल है पर है बड़ा। चलिए इससे जस्ट एक ऊपर क्वेश्चन चलते हैं, जो भी करा था उससे जस्ट एक ऊपर क्वेश्चन चलते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ एन इंजीनियर कंपनी। एक इंजीनियर कंपनी, उसकी एक कॉस्ट शीट बनानी है विच प्रोड्यूस स्टैंडर्ड कंपोनेंट इन अ बैच 10,000 पीसेज इन ईच। एक बैच में 10,000 पीस बनते हैं। मैंने कहा था ना बैच में क्या होता है, एक यूनिट नहीं होता, बैच में बहुत सारी यूनिट होती है और बहुत सारी यूनिट को एक बैच कहा जाता है। तो एक इंजीनियर कंपनी है जो एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट बनाती है। स्टैंडर्ड कंपोनेंट मतलब कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बनाएगी, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट बनाएगी। कस्टमर लेगा उसी बेसिस पर कस्टमर को लेता है। जैसे कार वाली कंपनी क्या करती है, कार बनाती है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाती है? नहीं। फोन वाली कंपनी क्या करती है, फोन बनाती है, जिनको लगता है कस्टमर क्या क्या चाहते हैं कस्टमर, उसके हिसाब से बनाते हैं, पर बनाते हैं अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। कितना स्क्रीन का डिस्प्ले रखना है फोन का, कैसा टच रखना है, कितना वेरिएंट का होना चाहिए, 16 जीबी क्या रहना चाहिए, वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाती है। देखा होगा कभी कभी आपने कि कोई कोई फोनों में 6 जीबी होता है, 128 जीबी होता है, 8 जीबी 256 होता है, पर 4 जीबी वाला ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड में नहीं था। मतलब उन्होंने 2 ही स्टैंडर्ड सेट करे हैं। तो ये होता है बैच में। तो उन्होंने बैच बनाया 1000 पीसेस का। उन्होंने कहा कि देखो 6 जीबी और 128 जीबी के 1000 पीस बनाते हैं और 8 जीबी और 256 जीबी के 1000 पीस बनाते हैं। तो इन्होंने 2 स्टैंडर्ड सेट करे और 2 बैच बना दिए, ऐसे मान के चल सकते हैं। द बैच पासिस थ्रू 3 प्रोसेस। जो बैच होता है, जो भी 1000 पीस बनाएंगे, वो 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है, फाउंड्री, मशीनरी और असेंबली। तो मतलब इसके अंदर जो इंजीनियर कंपनी है, इसके अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग भी लगेगी, बैच कॉस्टिंग भी लगेगी, क्योंकि यहाँ बैच वाइज भी काम हो रहा है, प्रोसेस वाइज भी काम हो रहा है। तो ये इंजीनियर जो कंपनी अभी मैंने को बताई गई, इसके अंदर कौन कौन सी कंपनी कॉस्टिंग लग सकती है, बैच कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगी। द मटेरियल यूज्ड फॉर बैच नंबर 001। मटेरियल यूज्ड, जो मटेरियल यूज करा जा रहा है, बैच नंबर, एक बैच नंबर दे दिया। वो फाउंड्री का मटेरियल है 1300 पर टन, 1300 टन, और ईच टन 50 रुपए का आता है। फिर 50 टन आर सेंड बैक टू द स्टोर। कहता है फाउंड जो मटेरियल बैच नंबर बनाया, उस बैच में 1000 पीस है। दोबारा समझेंगे, एक बैच है जो 001 है, उस बैच में कितने पीस है, 1000 पीस है। उस बैच में कितने पीस है जी, 1000 पीस है। और ये 1000 पीस बनते हैं तो ये 3 प्रोसेस से गुजरते हैं। पहले फाउंड्री प्रोसेस से गुजरते हैं, फिर कौन सा, फिर मशीनिंग प्रोसेस से गुजरते हैं, और फिर असेंबलिंग प्रोसेस से गुजरते हैं। ठीक है, अब फाउंड्रिंग प्रोसेस में 1300 टन यूज होता है, जो 50 रुपए पर टन के हिसाब से इसकी कॉस्ट आती है, और 50 टन वापसी स्टोर में हो जाता है। तो मतलब 50 टन बच जाता है, तो मतलब जितना यूज हुआ 1250 यूज हुआ। अदर डिटेल कुछ दे रखी है, कहती है फाउंड्री में 200 घंटे का लेबर आवर लगा और 15 रुपए पर लेबर आवर का ओवरहेड लगा। मशीनिंग में 100 घंटे 5 रुपए के हिसाब से कॉस्ट आएगी, 100 घंटे लेबर आवर लगा और 20 रुपए पर लेबर आवर। ये कह रहा है, ये तो हो गया लेबर आवर। फाउंड्री जब प्रोसेस होता है तो 200 घंटे की लेबर लगती है, मशीनरी प्रोसेस में 100 घंटे की लेबर लगती है, और असेंबली प्रोसेस में 100 घंटे की लेबर लगती है। एक लेबर को 10 रुपए के हिसाब से, मतलब पर घंटे के 10 रुपए के हिसाब से खर्च होते हैं। मशीनरी में 5 रुपए पर घंटे के हिसाब से खर्च होते हैं, और असेंबलिंग में 15 रुपए पर घंटे के हिसाब से। रगे बात ओवरहेड, आज के हिसाब से ओवरहेड बताया कि भैया 15 रुपए 1 घंटे के खर्चा होगा ओवरहेड का, इंडायरेक्ट एक्सपेंस का फाउंड्री में। 20 रुपए एक लेबर आवर का, एक लेबर आवर जितना लगेगा, जितने आवर्स लगेंगे उस आवर्स पे, हर आवर्स पे 20 रुपए खर्च हो जाएगा मशीनिंग में ओवरहेड का। इस तरीके से इसका भी दे रखा है 10 पर लेबर आवर। A comparison of actual cost with an estimated cost disclose the material and overhead have exceed the estimated by 20%, whereas the estimated labor cost is 10% more than the actual, so the variance in respect of the estimated। ये कह रहा है देखो हमने एक एक्चुअल है, एक एस्टिमेटेड है, एक एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट का कंपैरिजन करो, और उस कंपैरिजन में कितना डिफरेंस आता है, आपने क्या एस्टिमेट करा था और एक्चुअल में क्या आया, उस डिफरेंस में क्या वेरिएशन निकल कर आता है, कितने का डिफरेंस आता है। वेरिएशन मींस डिफरेंस। भाई मैंने सोचा था भाई रॉ मटेरियल लगेगा 1 लाख का, पर लगा 1.5 लाख रुपए का, तो ज्यादा लग गया, तो 50,000 का ज्यादा का डिफरेंस आ गया, दैट्स कॉल्ड वेरिएंस। तो वो आपको फाइंड करके दिखाना है।
ये 20% और 10% क्या है उसकी बात बाद में करेंगे। क्वेश्चन आपको मुश्किल लग सकता है, जब आप करोगे एक बार, करने के बाद दोबारा क्वेश्चन पढ़ के दोबारा देखोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। शुरुआत में क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं दोस्त, जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हमें चीजें सिंपल समझ में आती जाएगी। कौन सा क्वेश्चन है? 17वां क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट ऑफ बैच नंबर 001। यहां पर हमें पता है स्टैंडर्ड बैच साइज कितना है, 1000 पीस का एक इस बैच है। ये हमारा स्टैंडर्ड बैच साइज हो गया। ये हो गया पर्टिकुलर्स। आइए दोस्त करेंगे कैसे इसको। पहले देखिए डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, शुरुआत तो वहीं से होगी। डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, कितने का मटेरियल लग गया। फिर देखना सर डायरेक्ट लेबर कितनी लगी, लेबर कितनी लगी। पहले देखिए डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा। ये है फाउंड्री वाला जो मटेरियल लगा, 1300 टन मटेरियल लगा, जिसमें से 50 वापसी भेज देगा 50 टन। तो नेट मटेरियल कितना लगा 1250, और 1 टन मटेरियल लगने पे 50 रुपए लगते हैं। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है 1250 का मटेरियल लगा, 1250 टन मटेरियल लगा, और एट द रेट 50 रुपए पर टन के हिसाब से मटेरियल की कॉस्ट आती है। तो डायरेक्ट मटेरियल कितनी कॉस्ट आएगी 1250 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आ गया 62,500। तो डायरेक्ट मटेरियल जो फाउंड्री में लगा है वो 62,500 का है। ठीक है सर। अच्छा तो बेसिकली फाउंड्री क्या होता है, फाउंड्री जो बेसिकली होता है वो ऐसी जगह होती है जहां पर लोहे को पिघलाया जाता है या किसी चीज को पिघलाने का काम होता है फाउंड्री। मैं आपको दिखाता हूँ नेट पे एक बार। फाउंड्री देख रहे हो, ये होता है। तो जो भी अगर आपको नहीं समझ में आए, इमेज पे जाकर गूगल पे सर्च कर दिया जाएगा, एक तरफ चल जाता है, अच्छा ये सारा दिमाग में बैठ जाता है, दिमाग में क्या था। ठीक है चलो, तो ये तो हो गया सर ए। पर एक चीज हमने गलती कर दी, एक मिनट रुकना सर, हमें कंपेरिजन करना था, कंपेरिजन कंपेरिजन करना था दोस्त, हम तो वो भूल गए। इधर आइए, दो कॉलम बनेंगे यहाँ पर, एक एक्चुअल का, एक एस्टिमेटेड का, और एक वेरिएंस का। एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आई, और वेरिएंस कितना है। सर अब ये एस्टिमेटेड कैसे निकालेंगे, पहले डायरेक्ट मटेरियल लिख देंगे। मैंने कहा देखो 1250 का मटेरियल लगा, 1250 टन का, और एट द रेट 50 है, तो कितना आया था 1250 मल्टीप्लाई बाय 50, यह आ गया 62,500। ठीक है जी। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब, ये तो एक्चुअल कॉस्ट है जो खर्च हो गई। एक्चुअल कॉस्ट आने से पहले हम अनुमान लगाते हैं कि हमारा इस फाउंड्री में डायरेक्ट मटेरियल कितना लग सकता था। तो उसके लिए लास्ट में लाइन दे रखी है ये वाली, कहता है जब भी आप, पहले तो आपको कंपेयर करना है एक्चुअल कॉस्ट को एस्टिमेटेड से। तो मैंने कहा कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद एस्टिमेटेड, कह रहा है एक्चुअल कॉस्ट को एस्टिमेटेड से कंपेयर करना है। एक्चुअल और एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब समझ में आया आपको। एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब होता है कि जो कॉस्ट जब हम खर्च करेंगे, खर्च करने से पहले हमने जो अनुमान लगाया कि इतना खर्चा हो सकता है फाउंड्री में, इतना टन माल जा सकता है रॉ मटेरियल में। एक्चुअल जो एक्चुअल में खर्च होगा, एस्टिमेटेड एक्चुअल से पहले अनुमान लगाना। तो कह रहा है कंपेयर भी करना, और क्या निकालना, कंपेयर करने पे देखा गया कि जब हम एक्चुअल कॉस्ट को एस्टिमेटेड से कंपेयर कर रहे थे तो डिस्क्लोज आया, निकल कर आया दैट द मटेरियल, जो मटेरियल है और जो ओवरहेड है, हैव एक्सीड, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो एस्टिमेटेड से एक्सीड कर गई बाई एस्टिमेटेड, एक्सीड एस्टिमेटेड बाई 20%। मतलब कि एस्टिमेटेड जो भी होगी, एस्टिमेटेड जो भी होगी ये इससे 20% ज्यादा है। एस्टिमेटेड जो भी होगी दोस्तों ये इससे 20% ज्यादा है। तो मुझे कैसे निकालूंगा एस्टिमेटेड, बड़ा सिंपल है। आप मान लो एस्टिमेटेड कुछ कॉस्ट है, मुझे नहीं पता कितनी है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट है एस्टिमेटेड,
इसमें क्या हुआ, एक्सीड हो गई एट द रेट 20%। और किसका 20% भाई, इसका 20%। और एस्टिमेट होने के बाद जो भी कॉस्ट आएगी वो एक्चुअल कॉस्ट है। और ये एक्सीड वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होगा, मटेरियल में, मटेरियल एक्सीड हुआ था और एंड ओवरहेड। समझ में आ रहा है? मेरे को बताओ एक चीज, मैं दोबारा बता देता हूं। हमने अनुमान लगाया कि ये कॉस्ट आएगी, अब ये पता नहीं कितनी है निकालना है। एक्चुअल में जब कॉस्ट आई तो वो बता रहा है, हमने कंपेयर करके देखा। क्वेश्चन ने कहा है कि अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद एस्टिमेटेड। जब हमने एक्चुअल कॉस्ट को और अपने एस्टिमेटेड कॉस्ट को कंपेयर करा तो हमें ये पता चला कि जो मटेरियल है और जो ओवरहेड है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट से 20% ज्यादा हो गई। जितना हमने अनुमान लगा था उससे 20% बढ़ गई। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? सर बुरी बात है। तो अच्छी बात होती तो हम कहते हैं फेवरेबल है, और अगर बुरी बात होती तो हम कहते हैं एडवर्स है। तो अगर इसका इंपैक्ट गलत आपको अगर लगे कि कॉस्टिंग में अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट ज्यादा हो गई, ये तो बहुत बुरा हो गया, तो अच्छी बात होना कॉस्टिंग में फेवरेबल कहते हैं, और बुरी बात का होना क्वेश्चन में कॉस्टिंग के अंदर एडवर्स कहा जाता है। तो मैंने कहा कि, और लेबर के बारे में अलग कहा गया, लेबर के बारे में बाद में बात करूंगा। ये कहा गया, पहले इसके बारे में समझ लिया गया कि एस्टिमेटेड कॉस्ट जो भी होगी वो एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड कर गई 20% से। तो एक्चुअल कॉस्ट मुझे पता है, अगर मैं कहूं ये 20% जो बढ़ गई वो इसके बढ़ी है ना, तो अगर मैं इसको 100 मानूं, जो भी है 20%, इसको 100 मानूं और इसको 20 मानूं, तो एक्चुअल कॉस्ट 120 के बराबर होगा। अगर ये 100 के बराबर है, मान लो ये 100% है एस्टिमेटेड कॉस्ट, मान लो हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, तो मैंने कहा जो भी मैंने एस्टिमेट करा होगा मान लो वो 100% के बराबर है। अगर वो उससे 20% बढ़ गई तो ये 120 के बराबर नहीं हुआ होगा क्या? हाँ सर। तो क्या निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकते हैं। तो अगर ये 120 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना? तो निकालने के लिए क्या करेंगे, 62,500 120 के बराबर है, तो 100 के बराबर क्या होगा, क्योंकि 100 होगा तो 20% बढ़कर 120 आया होगा। तो 62,500 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाय 100, यह आया 52,083। 52,083। अब आपको समझ में आएगा कि जो वेरिएंस आया वो कितने का आया। हमने माना था ये और आ गया ज्यादा, तो हमारे पास वेरिएंस कितने का आएगा, माइनस करके देखो 62,500, यह आ गया 10,416 नेगेटिव, 10,416 नेगेटिव। और कैसे निकालेंगे, एस्टिमेटेड को एक्चुअल से माइनस करेंगे। और क्या आया दोस्त, नेगेटिव आया। और जब नेगेटिव आता है ना कोई अमाउंट, तो हम उसको एडवर्स कहते हैं, एडवर्स। ये तो बुरी बात हो गई, क्या है ये, एडवर्स, एडवर्स कहा जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है नहीं है, बताइए कैसे करा मैंने। वेरिएंस क्या होता है, डिफरेंस। आपने सोचा था 52,083 रुपए की कॉस्ट आएगी, पर आ गई ज्यादा, 20% ज्यादा आ गई, तो अच्छी बात है बुरी? सर बहुत बुरी बात है, ये तो कॉस्ट बढ़ गई उल्टा हमारे एस्टिमेशन से। तो कितने बढ़ गई, इतना, तो इतने का डिफरेंस आया कॉस्ट में, इतनी बढ़ गई। और ऐसे बढ़ने को गलत है, ये बेकार हो गया, अच्छा नहीं हुआ, तो एडवर्स। क्या बात क्लियर हो गई, क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ जी, तो क्लियर हुआ। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या कंपेरिजन करा तो एस्टिमेटेड कॉस्ट से 20% ज्यादा आई ये। और अब इसके बाद ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, इन्हीं को कहते हैं एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़े बड़े लेवल पे आप पहुंच गए हो तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे सामने देखेंगे। अब डायरेक्ट लेबर की अगर बात करूं तो फाउंड्री में भी लेबर लगे, मशीनिंग में भी लेबर लगे और असेंबली में भी लेबर लगे, तो तीनों लेवल के भी लेबर लगे। तो इसमें हेड बना देता हूं, और फाउंड्री में अलग, असेंबली सब में लिख देंगे। फाउंड्री, असेंबली और सॉरी फाउंड्री, मशीनिंग और असेंबली, मशीनिंग और असेंबलिंग। ठीक है जी, तो फाउंडरिंग, मशीनरी और मशीनिंग और असेंबलिंग। अब मुझे बताइए क्या क्या हुआ। सर 200 घंटे लगे फाउंडरिंग में और 10 रुपए के हिसाब से कॉस्ट आती है, तो 200 इंटू 10 कितना होगी एक्चुअल कॉस्ट, 200 इंटू 10, और ये 100 इंटू 5 और 100 इंटू 15। इसमें 100 घंटे लगे और हर घंटे के 5 रुपए की कॉस्ट आती है। इसमें भी 100 घंटे लगे पर हर घंटे की 15 रुपए की कॉस्ट आती है असेंबलिंग करने में, क्योंकि लेबर ज्यादा लगे होंगे, इसमें कॉस्ट ज्यादा आएगी। लो भाई, तो मुझे बताओ कितना कितना आ गया सर। ये तो आ गया 2000, ये आ गया 500 और ये आ गया 1500। अब वो लेबर के बारे में कुछ कह रहा था लास्ट में, वो कह रहा था वेयर एज, ये तो कहा ओवरहेड और मटेरियल के बारे में, तो अभी ओवरहेड आया नहीं, मटेरियल आया है, अभी मटेरियल का मैंने कर दिया, लेबर का अलग बोला। वेयर एज द एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट इज
10% मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट। अब थोड़ा सिंपल है, कहता है एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी, जो एक्चुअल कॉस्ट आई है ना उसका 10% ज्यादा होगा। तो मतलब अगर ये 2000 है तो ये 2200 हमने एस्टिमेट करा होगा, तो हमने सोचा होगा 2200 की एस्टिमेटेड कॉस्ट है। हमने क्या एस्टिमेट करा, हमने बता दिया हमने क्या एस्टिमेट करा था कॉस्ट, उसने बता दिया। उसने कहा कि जो एक्चुअल कॉस्ट आई है ना उससे 10% ज्यादा ही हमने एस्टिमेट करा था। ये तो अच्छी कंडीशन होगी, फेवरेबल है, हम तो ज्यादा मान के चलो हमारी कॉस्ट कम आई, तो 10% जोड़ते चले जाओ दोस्त उसके अंदर। 500 का 10% कितना हो गया 50, तो 550 मानी होगा। 1500 का 10% कितना हो गया सर 150, तो 1650 इसका हो। मतलब इसमें से इसको 10% ऐड कर दो बस। तो ये सारी कंडीशन क्या होगी, कितने का कॉस्ट एक्स्ट कम हुई सर, 2200 मानी थी और 2000 ही आई, तो बढ़िया हो गया, फेवरेबल। क्या बोलते हैं इसको, फेवरेबल। अच्छी बात है पूरी, बहुत अच्छी बात है, तो कॉस्ट कम हुई। 50 एफ लिख रहा हूं फेवरेबल, और 150 से कॉस्ट कम हुई फेवरेबल। और जब हम इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा सर क्या, प्राइम कॉस्ट। क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। जोड़ दीजिएगा, देखिए सर ये तो होगी 62,500, 2,500 और प्लस 1,500, ये हो गया 66,500। ये हो गया 52,083 प्लस 2200 प्लस 550 और प्लस 1650, ये हो गया 56,483। प्राइम कॉस्ट आ गई। इसमें ऐड करते हैं, बताओ क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। तो मेरे को यहां पर सिर्फ ओवरहेड दे रखे, तो मैं इसको फैक्ट्री ओवरहेड लिख देता हूं, क्योंकि मेरी ओवरहेड कॉस्ट भी आ रही है, वो भी लेबर आवर्स के हिसाब से अलग अलग लेवल पे आएगी ओवरहेड भी। फाउंड्री में अलग, मशीनिंग में अलग और असेंबलिंग में अलग। ठीक है जी, पूरा पूरा लिख लीजिएगा आप। इसमें 200 घंटे काम करा था, इसमें 100 घंटे था और इसमें भी 100 घंटे था, पर कॉस्ट अलग आएगी ओवरहेड की। ये ओवरहेड टोटल ऑल ओवरहेड है, ठीक है। 15 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए, क्या रहा ना लेबर आर, ये था लेबर आर, डायरेक्ट लेबर आर इतना। मतलब फाउंड्री में 200 घंटे लेबर आर लगे। लेबर आर का मतलब ये होता है 10 लेबर काम कर रहे हो, 20 कर रहे हो, 30 कर रहे हो। ये नहीं कि एक लेबर ने 200 घंटे काम करा, जितने लेबर थे कंपनी के अंदर उन सभी लेबर ने मिलाकर 200 घंटे काम करा, ये मतलब होता है डायरेक्ट लेबर आर का। तो 15 पर लेबर आर, तो 15, 20 और 10, तो जितने लेबर आ रहे हैं उसके हिसाब से ये कॉस्ट भी है। तो बताइए सर क्या कॉस्ट आई। और बताया था ओवरहेड के बारे में, क्या बताया था, जो हमारा एस्टिमेटेड ओवरहेड होगी वो क्या है 20% ज्यादा हुई एस्टिमेटेड से एक्चुअल। तो ये हो गया 200 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ गया 3000। तो मतलब ये जो ओवरहेड की कॉस्ट है ना 120 के बराबर है, हम इसको 100 के बराबर लेकर आएंगे अभी। ये हो गया 2000 और ये हो गया 1000। सही है, समझ में आ रहा है। क्योंकि क्या कहा था ओवरहेड और मटेरियल के बारे में, कि जो ओवरहेड है या मटेरियल है वो एस्टिमेटेड से 20% ज्यादा है, तो 20% कम करके देखेंगे। अब काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका 20% निकालते हैं और माइनस कर देते हैं। अरे भाई इसका 20% नहीं था, वो इसका था 20%। इसका 20% ऐड करने के बाद ये आया, जरूरी नहीं है इसका 20% माइनस करने के बाद यही आ जाएगा। देखिए 100 रुपए में अगर मैं 20% ऐड करता हूं तो ये आ गया 120। तो अब इसमें से 20% माइनस करूंगा तो क्या 100 आएगा, देखना जरा, ऐसा थोड़ी ना होता है। 120 माइनस 20% 96 आया। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, वो गलती मत कर दिएगा आप। बहुत सारे स्टूडेंट गलती यही करते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर इसका 20% बढ़ गया तो इसमें से 20% माइनस कर दें। भाई इसमें से 20% बढ़ाए, इसमें से नहीं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट माइनस नहीं करते, हम कहते हैं अगर 100 है 20% बढ़ गया तो 120 के बराबर। तो अगर 120 के बराबर है तो 3000 को 120 से दे देंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, यह आ जाएगा 2500। ऐसे निकालेंगे। ऐसे 2000 को 120 से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100, 1666 1667 कर देते हैं। 1000 को 120 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई पे करेंगे 100, 833। सारी एडवर्स सिचुएशन है, माइनस कर देंगे, 500 नेगेटिव आया क्योंकि हमारी एस्टिमेटेड कम थी और कॉस्ट आ गई ज्यादा। 2000 माइनस 1667, ये आ गया 333। एडवर्स 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 मतलब जब नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव इन द सेंस कि आपने सोचा था कम आएगी कॉस्ट पर एक्चुअल में ज्यादा आ गई, तो हमारे लिए ये एडवर्स कंडीशन मानी जाती है। कम सोचा था ज्यादा आ गई, तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गया आपके पास। क्या आ गया दोस्त,
नेट फैक्ट्री कॉस्ट, और इसके आगे कुछ नहीं है। नेट फैक्ट्री, इसके आगे और कोई भी ओवरहेड नहीं है, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट भी यही मानी जाएगी। जब कोई है ही नहीं ओवरहेड तो टोटल कॉस्ट भी तो यही मानी जाएगी। 66,500 प्लस 3,000 प्लस 2,000 और प्लस 1,000, यह आ गया 72,500। ऐसी 56,483 प्लस 2,500 प्लस 1,667 प्लस 833, यह आ गया 61,483। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से हमने कंपेयर करा तो देखा गया कि टोटल हमने एस्टिमेटेड देखा तो कम किया एज कंपेयर टू, तो ये भी एक एडवर्स सिचुएशन है अगर टोटल में देखा जाए तो। कितने का? 72,500। कितने का ज्यादा है? टोटल हमारी 11,017 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई हमारे एस्टिमेशन के हिसाब से। हमने कंपेयर भी कर लिया और हमने एस्टिमेशन भी निकाल दिया, हमने वेरिएंस पूछा था वेरिएंस भी निकाल दिया। बोला था ना उसने, क्या बोला, क्या कह रहा था? कंपेरिजन करके देखो, कंपेरिजन करके शो करो वेरिएंस इन रिस्पेक्टिव ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेट्स के बेसिस पर जो वेरिएंस आया, जो डिफरेंस आया, वो भी शो करके दिखा दिया हमने, वो दिखा दिया। और कुछ बोला था क्या इसने निकालने को? और कुछ नहीं बोला था दोस्तों निकालने के लिए। बट अगर आप देखा जाए तो एक बैच में कितने पीस थे? 1000। तो अगर आप पर यूनिट निकालना चाहते हो तो वो निकाल सकते हो आप, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे? आपको पता है टोटल कॉस्ट कितनी आई वो ऊपर रख देना, और टोटल यूनिट कितनी है एक बैच में? 1000, तो वो नीचे रख देना। तो मैंने कहा 72,000 अगर निकालना चाहो तो पर यूनिट निकाल। वैसे बैच में पर यूनिट नहीं निकालते, हमें एक बैच की कॉस्ट है। तो ये जो 1000 पीस बने वो 72,500 के बने, तो 72,500 के अगर 1000 पीस, तो एक पीस कितने का बना होगा? 72.5 का। और हमने क्या एस्टिमेट लगाया था? 61.48 का एस्टिमेट लगाया था। और ये तो हम निकाल ही देना। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? हाँ जी, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। लो भाई, तो करीब मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, 18 और 17। पहला क्वेश्चन अभी नहीं कराया, उसको मैं बाद में कराऊंगा। बेसिकली ना वो जॉब कॉस्टिंग, क्या पता नहीं इसमें क्यों डाल दिया है। अब जब आप जॉब कॉस्टिंग करोगे ना, लगे हाथ इस चैप्टर के मैं जॉब कॉस्टिंग भी करा दूंगा, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग में क्या करते हैं हम? कॉस्ट शीट ही बनाते हैं। वो जॉब लेकर बनाते कॉस्ट शीट ही है, तो लगे हाथ जॉब कॉस्टिंग हो जाएगी तो एक चैप्टर ही कम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसके साथ कॉस्ट को, वैसे तो मेरा पर्पस था, मेरा इंटेंशन थी कि मैं आपको मटेरियल स्टार्ट करा दूं, क्योंकि मटेरियल पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था। पर कॉस्ट शीट समझने के लिए कॉस्ट शीट समझना बहुत जरूरी होता है पहले मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसके साथ जॉब कॉस्टिंग कराने का फायदा, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग में सेम कॉस्ट शीट बनती है, अलग से कोई कॉन्सेप्ट कराने की जरूरत ही नहीं होती मुझे। सिर्फ डायरेक्टली क्या कर दूं, क्वेश्चन करने लगाऊंगा ना तब भी कर दोगे आराम से। लो जी, अब देखते कौन सा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, टाइम कंज्यूमिंग हो गया ये क्वेश्चन। चलो कर लेते हैं क्या कह रहा है ये? प्रिपेयर कॉस्ट शीट सो ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आल्सो कंडेंस्ड P&L अकाउंट फॉर द ईयर। कॉस्ट शीट तो बना ले, बहुत सारी चीजें है सर इसके अंदर। ठीक है, कहता है द फॉलोइंग फिगर वाज एक्सट्रैक्टेड, मतलब आधी अधूरी जानकारी है, जितनी जानकारी थी उस हिसाब से आप काम कर लीजिए। ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है कंपनी का 31 दिसंबर 2016 को, जो ट्रायल बैलेंस है वो दे रखा है आपको। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिंपली सारी चीजें दे रखी है। बस याद है प्रीवियस क्लास के अंदर भी हमें ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन करा, जिसके अंदर हमने ब्रेकअप डाला था सिर्फ कॉस्ट का, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, वही कर रहा है इसमें भी, और कुछ नहीं। बस एक एक्स्ट्रा चीज है वो आपको मैं सिखा दूंगा, बाकी वो तो कर ही लो जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। रॉ मटेरियल दे रखा है, ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, तीनों का ओपनिंग दे दिया। ठीक है, और क्लोजिंग भी दे रखा होगा नीचे तीनों का। ये रहा क्लोजिंग इन्वेंट्री 18 WIP, और इसका तीनों क्लोजिंग दे रखा है। कहता है एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंस ये क्या होते हैं? एक्रूड एक्सपेंस वो खर्चे जो पे करने थे पर हमने पे नहीं किए, दैट्स कॉल्ड एक्रूड एक्सपेंस, जो कि है 8,1200 और इसका इंटरेस्ट 2,000 रुपए। ये ऐसे खर्चे हैं, लेबर इनडायरेक्ट लेबर के खर्चे 1200, 8,000 डायरेक्ट लेबर के, इंटरेस्ट देना था 2,000 का, जो पे करने थे पर हमने पे नहीं किए। क्या करेंगे इसका? फाइनेंशियल अकाउंटिंग लगा दे क्या? नहीं। डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड 5% ऑन ऑफिस अप्लायंसेस, 10% मशीनरी में, 4% बिल्डिंग में। हीट एंड लाइटिंग एंड पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 8:1:1 अमंग द फैक्ट्री, ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पेक्टिवली। ओके। Rate and taxes applied 2/3 of the factory and 1/3 of the office. Depreciation of building is distributed in the ratio of 8:1 among the factory, office and distribution respectively. Okay. Prepare the cost sheet of all important component. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक एक करके करते जाओ, ये आपका समझ में आता रहेगा। लो भाई चलो स्टार्ट करते हैं।
हेडिंग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। मैं आपसे बोल रहा हूं पहले एक बार आप ट्राई करके देखिए, क्या पता आप कर सके इसको, क्वेश्चन को। सिंपल है, नीचे की चीजों को आराम से पढ़िए, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। बड़ा है, टाइम लग सकता है, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेंगे स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। सबसे पहले आपको पता है तीन चीज ढूंढो। डायरेक्ट मटेरियल में क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग, आपको इसमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ढूंढो कहां है। और आपको देखो परचेजेस खरीदने में हमने फ्रेट दिया, चाहे फ्रेट हो चाहे कैरीज इनवर्ड हो, बात एक ही होता है। मटेरियल को खरीदते टाइम और उसको लाने के लिए फैक्ट्री में फ्रेट दिया गया है, ये भी इसके अंदर ऐड किया जाएगा। तो जो मैं डायरेक्ट मटेरियल निकालूंगा तो डायरेक्ट मटेरियल कुछ इस तरीके से निकलेगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस, और क्वेश्चन में दे रखा है रिटर्न, तो ये नेट परचेजेस होता है दोस्त। तो रिटर्न माइनस करने के बाद नेट परचेजेस। भाई जो चीज परचेज करी नहीं इसको हटा दो ना, परचेज करा था अब रिटर्न कर दिया, तो आपने तो परचेज नहीं करी ना, इन द सेंस कि आपके पास तो वो गुड्स है नहीं ना। आपने 1 लाख का सामान खरीदा तो मैं 20,000 का रिटर्न कर दिया, तो आपके पास गुड्स है कितना? अभी 80,000 है ना दोस्तों, तो उसी को तो कंज्यूम करोगे। तो रिटर्न माइनस करते हैं प्लस फ्रेट, अगर कैरिज इनवर्ड है तो कैरिज, फ्रेट इनवर्ड है तो फ्रेट, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये सारी चीजें मुझे क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। क्या क्या सर? ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर सबसे ऊपर दे रखा है 1,40,000 रुपए, मटेरियल परचेस करा 320 का, 1,40,000 का ओपनिंग स्टॉक, 3,20,000 का परचेज करा था मटेरियल, जिसमें रिटर्न माइनस करेंगे। और यहां दे रखा रिटर्न, परचेज रिटर्न दे रखा है 4,800 रुपए का, 4,800 का परचेज रिटर्न। फ्रेट को हम ऐड करेंगे, इक्विटी पार्ट ऑफ द रॉ मटेरियल कॉस्ट, 16,000 का फ्रेट है, और नीचे सबसे नीचे दे रखा है आपको क्लोजिंग स्टॉक का रॉ मटेरियल। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को करने से आपकी थिंकिंग लेवल डेवलप हो जाएगी, किस तरीके से काम करना तो सब क्लियर हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरी दे रखा है मटेरियल का 1,80,000, तो 1,80,000 का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लो भाई 1,40,000 प्लस 3,20,000 माइनस 4,800 प्लस 16,000 और माइनस 1,80,000, तो ये आपके पास आया 2,91,200, 2,91,200। ये आ गया डायरेक्ट मटेरियल। ये आ गया दोस्त डायरेक्ट मटेरियल, जो वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने करा 2,91,200। इसके बाद ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर। अब जब डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे तो इसमें एक्रूड डायरेक्ट लेबर भी ऐड कर देना, एक्रूड एक्सपेंसेस, वो भी डायरेक्ट लेबर वाला। अरे दोस्तों हमें क्या मतलब आपने कॉस्ट खर्चा पे करा या नहीं करा, यहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ा ना चल रही है। अच्छा खर्चा पे नहीं करेंगे, खर्चा पे करना था और नहीं करेंगे तो लायबिलिटी साइड में आएगा, और अगर कर दिया तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अरे दोस्तों मेरी बात को समझिए कि यहां पर हमें क्या मतलब, कभी ना कभी तो पे करना ही है ना आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखना बैलेंस शीट यहां नहीं बनती, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनती है। यहां तो ये बता दो कि खर्चा कितने का हुआ है, पे करा हो या ना करा हो हमें मतलब नहीं। तो खर्चा देखते हैं, यहां पर एक्सपेंसेस देखा जाता है, तो 8,000 जो पे करना था वो पे नहीं करा, कोई बात नहीं, हमें मतलब नहीं। 8,000 खर्चा है या नहीं है? आपने कहा है खर्चा तो है, डायरेक्ट लेबर तो पे करने थे पर हमने पे नहीं करा। मैंने कोई बात नहीं, आप पे मत करो, बाद में कर देना, जब चाहे तब कर देना, पर 8,000 तो खर्चा है, कभी ना कभी तो पे करना ही है, खर्चा तो है। हाँ तो ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर में, क्योंकि वो ऊपर ऐड नहीं हो रखा। जो चीज ऊपर ऐड नहीं हो रखी होती है इसलिए वो एडिशनल दी जाती है। तो जो डायरेक्ट लेबर मुझे दिख रहा है यहाँ पर 1,60,000 रुपए का, इसके अंदर 8,000 ऐड करा जाएगा। तो 1,60,000 का डायरेक्ट लेबर दिख रहा है, इसके अंदर 8,000 ऐड करा जाएगा, तो आपके पास जाएगा 1,68,000 रुपीज। ये हो गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और डायरेक्ट एक्सपेंस आपको पता है क्वेश्चन में बहुत कम होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस हो, नहीं है, मैंने चेक कर लिया। प्राइम कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर 2,91,200 प्लस 1,68,000, ये आ जाएगा 4,59,200 की। अब इसके बाद
क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब लाइन से देखो कौन कौन से फैक्ट्री ओवरहेड है, पर अगर आप करना चाहो, फैक्ट्री ओवरहेड को निकालना चाहो, तो हर एक एडजस्टमेंट को पढ़ते हुए फैक्ट्री कॉस्ट करेंगे। ठीक है, चलो इसको करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट को आपके पास। अब दोस्तों फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या जाएगा जरा देखते हैं, एक एक करके शुरुआत से देखेंगे, और यहां पर जो फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें वो भी आएगी वहां पर। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा एक एक करके। पहले मैं यहां देख लेता हूं क्या क्या चीज फैक्ट्री से रिलेटेड। एक तो रेंट और टैक्सेस है जिसमें 2/3 फैक्ट्री का है, तो पहले इसी को कर लेते हैं, रेंट एंड टैक्सेस। जो चीज एडजस्टमेंट है पहले उसी को कर लो। देखना रेंट एंड टैक्सेस कितना है। रेंट एंड टैक्सेस दे रखा होगा आपको, जहां दे रखा है ढूंढो उसको, ये रहा रेंट एंड टैक्सेस। 6300 में 2/3 तो फैक्ट्री से रिलेटेड है, 6300 का 2/3 है फैक्ट्री से रिलेटेड, बाई 1/3 है ऑफिस का। तो रेंट एंड टैक्सेस में 6300 के दो हिस्से करें, 2/3 तो फैक्ट्री का है, मतलब 4200 आ गया फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा, और बाकी ऑफिस से रिलेटेड है। ठीक है, रेंट एंड टैक्सेस हो गया खत्म। ऑफिस वाले में ऑफिस में डाल दूंगा इसको मैं, ये खत्म हो गया। कह रहा डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड 5% ऑन ऑफिस अप्लायंसेस एंड 10% ऑन मशीनरी, 4% बिल्डिंग में। कहता है जो ऑफिस अप्लायंसेस है वो तो ऑफिस में होगा, जो मशीन है वो तो फैक्ट्री में होगा, तो 10% लगाते हैं मशीन पर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, जो कि क्या होगा 10% होगा। किसका बताओ, प्लांट एंड मशीनरी है कितने की, ऊपर देखिए प्लांट एंड मशीनरी है 4,60,500 की, 4,60,500 की प्लांट एंड मशीनरी है। इसका 10% लगेगा डेप्रिसिएशन, जो कि आ रही है 46,050। ये आ गया डेप्रिसिएशन। वो कह रहा है बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन लग रहा है, पर बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है 4% लग रहा है। अब मैं इस पे बनाऊंगा वर्किंग नोट, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। कह रहा है बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है, वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। पहले बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन निकालो 4% का, तो भाई बिल्डिंग कितने की है पहले वो देखो। बिल्डिंग दे रखी है आपको 2 लाख की, 2 लाख का 4% लगाओ डेप्रिसिएशन, तो मतलब 2 लाख का 4% तो लग गया डेप्रिसिएशन। 2 लाख का 4% लग गया डेप्रिसिएशन, दैट इज 8,000। ये आया 8,000, ये हो गया डेप्रिसिएशन। कह रहा है 8,000 पूरा फैक्ट्री में नहीं जाएगा, लास्ट में एक लाइन और लिख दी उसने कहा जो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे लगा है ना 8,000 रुपए, उसको आपको इस रेशियो में बांटना है। पहले 8-1-1 का मतलब है 8 वाला पार्ट है फैक्ट्री का, 1 वाला पार्ट है ऑफिस का, और 1 वाला पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। क्योंकि जो बिल्डिंग होगी उस बिल्डिंग में 3 फ्लोर है, मान लो मैक्सिमम पार्ट कवर हो रहा है बिल्डिंग का, मैक्सिमम पार्ट कवर हो रहा है फैक्ट्री में, फिर ऑफिस में, और फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो होलसेल, जो आपके पास जो जहां रॉ मटेरियल बन जाता है, फिनिश गुड बनने के रखते हैं ना वेयर हाउस, उसके लिए। तो पूरी बिल्डिंग को 3 हिस्से में बांट दिया। तो इस तरीके से कह रहा है जो भी डेप्रिसिएशन है उसको 3 तरीके में बांटेंगे। तो फैक्ट्री से रिलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आएगा, फैक्ट्री के हिस्से में कितना आएगा, ऑफिस के हिस्से में कितना आएगा, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिस्से में कितना है। वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग नहीं होते, एक साथ लिखते हैं। देखो 8,000 8/10 हो जाएगा, 8:1:1, तो 8/10, 8,000 1/10 और 8,000 1/10। तो 800 डेप्रिसिएशन गया ऑफिस के हिस्से में, 800 गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, 8-8 1600, तो 8,000 यह आ गया 6400, 6400 गया फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कहां गया, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है उसके 3 हिस्से हुए। वर्किंग नोट नंबर 2 में जाकर देखिए 6400 का हिस्सा, फिर फैक्ट्री से रिलेटेड हिस्सा कितना आ रहा है 6400। समझ में आ गया, क्लियर है ना, बेसिक था नॉर्मल। ये 2 बात कर लिया हमने। अभी इसका बढ़ाया गया ऑफिस रिलेटेड और बाकी रिलेटेड भी रह गया। कह रहा है हीट लाइट एंड पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8:1 की रेशियो में, वो भी अमंग फैक्ट्री ऑफिस और डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको मैं अलग से नहीं करूंगा, अब यही कर दूंगा। हीटिंग, देखो हीटिंग लाइटिंग एंड पावर जो भी दे रखा है, फैक्ट्री के हिस्से में कितना आएगा 8/10, क्योंकि 8:1 में बांटना है। तो हीटिंग लाइटिंग एंड पावर देखो कितना है, ये है 65,000 रुपए। तो 65,000 रुपए है ये, और फैक्ट्री के हिस्से में 8/10 आ रहा है। ये तो क्लियर होगा ना, 8 हिस्सा किसका है फैक्ट्री का। तो 65,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 8, दैट्स कॉल्ड 52,000। तो 52,000 का हिस्सा चले जाएगा इसमें, क्योंकि ज्यादा पावर कहां यूज हो रही होगी, फैक्ट्री में, मशीनें चल रही होगी बड़ी बड़ी।
बहुत बड़ा है, भी बहुत बड़ा है। हो गया, आगे बात कर लेते हैं। चलो ये हो गया, एक्रूड एक्सपेंस हो गया। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, मैंने लिखवा रखा है। इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का। तो इनडायरेक्ट लेबर जब आप ऐड करोगे उसके अंदर एक्रूड भी ऐड कर देना। इनडायरेक्ट लेबर प्लस एक्रूड, जो उसका पे तो करना था, इनडायरेक्ट लेबर को पे तो करना था पर पे नहीं किया, अरे हमें मतलब नहीं, आप पे करो या ना करो, खर्चा है, हाँ है तो ऐड कर दीजिए। तो इनडायरेक्ट लेबर का एक्रूड कितना है? 1200। और इनडायरेक्ट लेबर है कितने के ऊपर देखेंगे आप? इनडायरेक्ट लेबर है 18,000 रुपए के। तो 18,000 के इनडायरेक्ट लेबर है और 1200 का एक्रूड है, मतलब अभी पेमेंट नहीं हुई। तो 18,000 की पेमेंट हुई है, 1200 की नहीं हुई, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 19,200। खर्चा तो 19,200 हुआ है, पेमेंट सिर्फ 18 की, 1200 की नहीं हुई, कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंट में लायबिलिटी साइड में दिखाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां खर्चा हुआ, यहां तो रिकॉर्ड पूरा करा जाएगा। बस सारी अजमेंट खत्म होगी, शुरू से डालूंगा। बिल्डिंग का कर दिया, सेल रिटर्न बाद में देखेंगे, परचेज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फैक्ट्री सुपरविजन डायरेक्ट डाल दो 10,000 रुपए, अब कुछ नहीं है। फैक्ट्री सुपरविजन कितना डाल देंगे? 10,000 रुपए, हो गया। फैक्ट्री रिपेयर एंड अनकीप डाल दो 14,000 रुपए। फैक्ट्री रिपेयर एंड अनकीप डाल देंगे 14,000। रेट एंड टैक्सेस का हमने करा था, कुछ हिस्सा फैक्ट्री का था। मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस, जहां जहां फैक्ट्री आ रहा वहां था। मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है जी? मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस 18,700 डाल दो जी, 18,700। पहले मैंने एडजस्टमेंट ही कर दी, तो बाद में ध्यान रहे ना रहे, कुछ भूल जाऊं तो इससे पहले एडजस्टमेंट ही कर दी मैंने। ये तो सेलिंग से रिलेटेड है, इसको छोड़ो। डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, इसको छोड़ो। ऑफिस से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फंड, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो टोटल आपके पास आ गया ये। इसके बाद और कोई फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा नहीं है, जोड़ देंगे। देखना 4200 प्लस 46,050 प्लस 6,400 प्लस 52,000 प्लस 19,200 प्लस 10,000 प्लस 14,000 प्लस 18,700, यह आ गया 1,70,550। 1,70,550। जब इसको मैं जोड़ दूंगा तो आ जाएगा फैक्ट्री ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आ जाएगा सर? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, भूले तो नहीं है ना? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। देखना ऊपर कितना था? 459,200 को जोड़ देंगे इसमें, 459,200 को जोड़ देंगे तो 629,750, 629,750 ये आ गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें क्या ऐड करते थे बताओ? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये दोनों चीज आपको दे रखी है। देखो क्लोजिंग स्टॉक WIP का दे रखा 1,92,000 जो कि माइनस होगा, और ओपनिंग स्टॉक आपको ऊपर दे रखा सबसे ऊपर, जिसमें तीनों का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया था। ओपनिंग स्टॉक W 2 लाख रुपए आपको दे रखा है, तो 2 लाख ओपनिंग है, क्लोजिंग 192, तो 8,000 पॉजिटिव आया, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो अमाउंट निकल कर आएगा उसको हम नेट फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे 8,000 जोड़ दो भैया, तो ये आ गया 6,37,750। इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और जब भी आप ऑफिस एंड जब भी आप कोई ओवरहेड ऐड करते हो सबसे पहले एडजस्टमेंट वाला करो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एक हेड बना लीजिए आप ये। अब यहां डाल दीजिए। सबसे पहले क्या था? एडजस्टमेंट में चलो, एडजस्टमेंट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले क्या था कि जो लाइटिंग है, हीटिंग है, पावर, उसको 8:1 की रेशियो में बांटना था। तो हीटिंग, लाइटिंग, पावर, आई थिंक ये था 65,000। 8/10 तो वहां बट गया, 1/10 यहां आ जाएगा, और 1/10 कहां चले जाएगा? 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। इसके बाद बिल्डिंग का भी था। बिल्डिंग, बिल्डिंग पे लगने वाला डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 2 में किया हुआ था मैंने। चेक करेंगे, बिल्डिंग पे लगा था डेप्रिसिएशन 800 रुपए का, है ना? डेप्रिसिएशन जो लगा था बिल्डिंग में 800 का था, 800 का। समझ में आ रहा है जी कैसे करना है? देखो हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, अब ऑफिस अप्लायंसेस पे डेप्रिसिएशन लगा दो क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है। तो डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंसेस। मुझे बताइए सर, ऑफिस अप्लायंसेस कितने का है?
ये रहा ऑफिस अप्लायंसेज है 17,400 का। तो 17,400 का कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है जरा देखिए। डेप्रिसिएशन दे रखा है 5%। 5% निकालेंगे डाल देंगे तो 17,400 का 5% ये आ गया 870। ये हो गया जी। मैंने फिनिश गुड तो बाद में देखेंगे। रेट एंड टैक्सेस जाएगा 1/3। रेट एंड टैक्सेस कहां जाता? रेट्स एंड टैक्सेस आपके 1/3 है तो बताओ रेट एंड टैक्सेस है कितना? रेट्स एंड टैक्सेस 6300। 6300 का 1/3। 6300 का 1/3 यहां पर आएगा 6300 का डिवाइड बाई 3 2100 रुपए। लो भाई लो, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है। मैंने बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन लगा दिया है, रेट एंड टैक्सेस का डाल दिया, ऑफिस में जितना पार्ट रहता ऑफिस का डाल दिया। मतलब ये कह रहा था जो रेट एंड टैक्सेस है वो 2/3 तो फैक्ट्री का है और 1/3 ऑफिस का है। आपको पता है रेट्स एंड टैक्सेस में रेट्स क्यों वर्ड यूज होता है पता है आपको? देखो वो रेट जो है वो बताता है, वो हमें बताता है कि जो टैक्स का रेट क्या है। रेट क्या बताता है? टैक्स का रेट्स मतलब 10% टैक्स लगेगा, 20% लगेगा, 18% लगेगा, 15% लगेगा, वो रेट से है। वो है इसका मतलब, रेट्स का मतलब टैक्सेस के रेट, इसलिए रेट एंड टैक्सेस हमेशा आता है। ठीक है जी, चलो तो ये हो गया। इसके बाद अब सारी एडजस्टमेंट हो गई है। तो सारी एडजस्टमेंट होने के बाद अब जो जो ऑफिस के खर्चे ऊपर देखो, ऑफिस अप्लायंस नहीं, ये तो एसेट है दोस्तों। एसेट मत डाल देना, कहीं डाल दो प्लांट एंड मशीनरी डाल दिया। प्लांट पे लगने वाला डेप्रिसिएशन आता है कॉस्ट शीट में, प्लांट एंड मशीनरी नहीं आता है। इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है, इस पे लगने वाला डेप्रिसिएशन आता है। ऑफिस एक्सपेंड, ये सब ऑफिस अप्लायंसेस प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग ये सब क्या है? ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये नहीं आते। आइए सर जरा देखिए ऑफिस से रिलेटेड कौन, ऑफिस सैलरी है 8600 रुपए की, ऑफिस सैलरी 8600 की। अच्छा और क्या रहा? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फंड्स। बोरोइंग फंड्स का मतलब होता है लोन जो आपने लिया गया है। लोन हम बैंक से भी लेते हैं और एज अ डिबेंचर से भी हम कुछ पैसा लेते हैं, वो भी एक तरीके का लोन होता है पर उसको डिबेंचर नाम से शो करते हैं। तो जो भी फंड्स बोरो करा, उधार पे लिया गया है, चाहे वो बैंक से चाहे वो डिबेंचर होल्डर से, उस पर जो आपने इंटरेस्ट दिया है वो एक कॉस्ट क्या प्रोडक्ट में ऐड होगा? नहीं होगा, मैंने हटा दिया था। ये मैंने आपको कहा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है। अगर हम किसी डिबेंचर वालों से पैसा ले ले या किसी बैंक से लोन ले ले और उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है। हाँ, जो छोटे मोटे बैंक चार्जेस होते हैं वो ऑफिस का पार्ट माना जाता है, बट इंटरेस्ट देना, लोन लेकर इंटरेस्ट देना, इसकी कॉस्ट कभी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं की जाती। 2000 रुपए कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे, और इसके रिलेटेड जो एक्रूड एक्सपेंस है वो भी इग्नोर कर देंगे। मतलब ये वाला पार्ट इग्नोर कर दो और ये वाला पार्ट, जब इससे यही मेन ट्रांजेक्शन ही नहीं आ रही कॉस्ट में, तो एक्रूड वाला ट्रांजेक्शन कैसे आ जाएगा इसका? ठीक है जी, क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। नीचे नोट देना है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये वाला ये नोट देके आना है, खत्म, और कुछ नहीं है। जोड़ देंगे इसको, और जोड़ने के बाद जो आ जाएगा उसको हम कहेंगे, बताओ क्या? उसको हम बोलेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो 6500 प्लस 800 प्लस 870 प्लस 2100 और प्लस 8600, यह आ गया 18,870। कितना आ गया सर? 18,870। तो 18,870 को जोड़ देंगे 637,750, यह आ जाएगा 6,56,620, यह आ जाएगा 6,56,620। इसको हम क्या नाम देते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। इसमें क्या ऐड करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर दोस्तों हमें गिवन है, बताइए सर। ओपनिंग स्टॉक ये है फिनिश गुड का क्लोजिंग। देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 1,15,000, तो 1,15,000 का तो क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड का, और इसका ओपनिंग स्टॉक कितना है? ये 80,000, और 80,000 ओपनिंग स्टॉक है। तो नेट कितना आ गया? नेगेटिव आया। 1,15,000 में से 80,000 जाएगा तो 35,000 और माइनस हो जाएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। इसको माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या कहते हैं? गुड सोल्ड। अब तो आ गया होगा फॉर्मेट पूरा। तो 6,56,620 माइनस 35,000 दैट इज 6,21,620। इसमें ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऐड करिए दोस्त, कौन कौन से है सेलिंग। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में सबसे पहले एडजस्टमेंट में चलो, सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे। एक तो ये हीटिंग लाइटिंग का पार्ट, हीटिंग लाइटिंग और पावर, इसका 1/3 जाएगा, तो ये था 65,000 रुपए। 110 ये आ जाएगा 6500, तो ये जाएगा क्योंकि हीटिंग लाइटिंग एंड पावर के 3 हिस्से हुए थे, है ना। 1/3 110 तो चले जाएगा इस पे। और क्या होता है, इसका कोई हिस्सा नहीं था, बस डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का था, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिल्डिंग का भी यूज करा गया है, जो कि वर्किंग नोट नंबर 2 में ऑलरेडी मैं बता चुका, ये था 800 रुपए। चेक कर लीजिए एक बार। बस यही दो इसके थे जो अलग से थे, बाकी अब सेलिंग के खर्चे जितने हैं वो सारे शुरू से लेकर डाल दीजिए। सेल मत डाल देना भाई, सेल तो लास्ट में आता है। ये रहा सेल कमीशन, सेल ट्रैवलिंग, सेल प्रमोशन, तीनों आ जाएगा। सेल कमीशन, सेल ट्रैवलिंग और सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन कितना आ जाएगा, 33,600, 11,000 और 22,500। 33,600, 11,000 और 22,500। बस और कुछ नहीं है इसमें। एक बार और चेक कर लेते हैं और कुछ है क्या। ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सैलरी एंड वेजेस। जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है ना, जहां सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, वहां के लोगों को सैलरी एंड वेजेस दी, वो भी तो आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के लोगों को सैलरी एंड वेजेस दिए जा रहे हैं। भाई डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में तो लोग काम करेंगे, उनको भी सैलरी वेजेस, टोटल मिलाकर 18,000 हो गया। बस इसके अलावा और कुछ नहीं लग रहा मुझे है। टोटल कर दीजिए 6500 प्लस 800 प्लस 33,600 प्लस 11,000 और प्लस 22,500 और प्लस 18,000, ये आ गया 92,400। ये इतना है 92,400। 92,400 ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद जो अमाउंट निकलेगा उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। क्या कहते हैं दोस्त, कॉस्ट ऑफ सेल। तो 6 21 620, 92,400 तो 7,14,020, 7,14,020, ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल। आराम से क्या पूछा था, कह रहा है प्रिपेयर करो कॉस्ट शीट शोइंग ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, शो कर दिए। आल्सो अ कंडेंस्ड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर, तो हमें एक पीएनएल अकाउंट बनाना है। और अच्छा, तो ये पीएनएल अकाउंट तो सुना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंस्ड पीएनएल। देखो कंडेंस्ड पीएनएल अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसा पीएनएल अकाउंट जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती, जो बनाया जाता है एक क्विक ओवरव्यू लेने का पूरी कंपनी का। अगर आपको कंपनी का डिटेल ओवरव्यू लेना है तो आपको पूरी पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, बट अगर आप क्विक ओवरव्यू लेना चाहते हो तो क्विक ओवरव्यू लेने के लिए कंडेंस पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन डाली जाती है। तो आओ सर, ये तो यहां खत्म हो गया, इसके आगे था ही नहीं इसमें कुछ, कॉस्ट ऑफ सेल हमारे बराबर आ गई। तो अब बनाएंगे कंडेंस्ड पीएनएल अकाउंट। कंडेंस्ड पीएनएल अकाउंट आप इसको इस तरीके से ही बना सकते हैं और इसको आप स्टेटमेंट फॉर्मेट में बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप पीएनएल अकाउंट इसी तरीके से सीखे हमेशा, तो इससे आपको इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। अब क्योंकि मैं पीएनएल अकाउंट बना रहा हूं, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक तरीके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो जो खर्चा मैंने छोड़ दिया था वो खर्चा अब यहां पर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये फाइनल अकाउंट का पार्ट है। तो फाइनल अकाउंट के पार्ट में जब मैं बना रहा हूं पीएनएल अकाउंट, तो मैं वो खर्चा भी इंक्लूड करूंगा जो छोड़ देता। कौन सा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कॉस्ट और उसका एक्रूड एक्सपेंस। तो सबसे पहले यहां क्या लिखते हैं, बाय सेल, और माइनस क्या करते हैं, याद आ रहा है आपको, बनाना है ना, रिटर्न, बाय सेल और रिटर्न। सेल कितनी है जरा देखिए, सेल आपको दे रखी है 7,68,000, 14,000 का रिटर्न, 7,68,000 और 14,000 का रिटर्न। तो नेट सेल कितनी हो गई, 7,68,000 माइनस 14,000, तो नेट सेल होगी 7,54,000 रुपए की, 7,54,000 की सेल। अब हमने सारे खर्चे तो इंक्लूड कर दिए थे, पर कुछ खर्चे, जो खर्चा इंक्लूड नहीं हुआ था कॉस्ट शीट में, वो फाइनेंशियल अकाउंट में होगा, क्योंकि हमने कौन सा खर्चा इंक्लूड नहीं करा, जो फाइनेंशियल का पार्ट था। बाकी सारे खर्चे तो इंक्लूड हो गए ना, तो यहां पर टोटल कॉस्ट ले लिया, टोटल कॉस्ट एज पर कॉस्ट शीट। तो एज पर कॉस्ट शीट टोटल कॉस्ट कितनी है जरा बताना,
सर कॉस्ट शीट के हिसाब से जो टोटल कॉस्ट आई वो 7/14/2020 आई, 7,14,020 आई। तो इसमें सारे खर्चे इंक्लूड हो गए, जो फाइनेंशियल के भी पार्ट थे और जो फाइनेंशियल भी आते थे और उसमें भी आते थे। पर कुछ खर्चे देखो, कॉस्टिंग के अंदर जो भी एक्सपेंस डालोगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट तो है ही, क्योंकि हम सारे खर्चे फाइनेंशियल अकाउंट में ये नहीं देखते कि क्या कौन सा खर्चा है, अगर खर्चा और लॉस है तो उसको डेबिट करते हैं। ठीक। दूसरा, अगर कॉस्टिंग के अंदर कोई खर्चे आए हैं तो वो खर्चा फाइनेंशियल का पार्ट है ही है, वो तो आएंगे फाइनेंशियल में। पर कुछ फाइनेंशियल खर्चे कॉस्टिंग का पार्ट नहीं होते, जैसे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कॉस्ट। अब क्योंकि मैंने सारी इनकम डाल दी, सारी इनकम डालने के बाद सारी कॉस्ट भी तो डालूंगा, और वो कॉस्ट मैंने निकाली एज पर कॉस्ट शीट। ठीक है जी, तो यहां से मैंने सारे खर्चे इंक्लूड हो गए ना इसके अंदर। हाँ, वो अलग अलग ब्रेकअप करा, पर क्या होता, उससे क्या मतलब ब्रेकअप से, हमें मतलब था पीएनएल अकाउंट जब बनाता हूं तो क्या ब्रेकअप करता हूं, सारे खर्चे डेबिट साइड में डालते थे। बताओ, जब भी आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो तो सारे खर्चे डेबिट साइड में डालते हो। तो अगर मैंने इसको ऊपर ही टोटल करके दे दिया तो यहां से सारी कॉस्ट ले आई। पर अगर मैं इसको यहां छोड़ दूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में सारे खर्चे आते हैं तो इंटरेस्ट भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फंड, और इसमें एक्रूड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी इंक्लूड करा जाएगा। एक्रूड बोले आउटस्टैंडिंग। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कॉस्ट फंड कितना था जो देना था, भाई खर्चा है, मैं अपने बोरोइंग मैंने लोन ले रखा, उसमें मैं इंटरेस्ट दूंगा तो खर्चा है, और 2000 पे कर दिया और 2000 पे नहीं करा तो टोटल 4000। भाई टोटल खर्चा था 4000 का, 2 पे कर दिया और 2 बकाया हो गया, तो खर्चा तो 4000 का था ना, बस इसलिए सिखा रहा था। देखो सारे खर्चे तो यहां इंक्लूड है, और जो इन खर्चा इंक्लूड नहीं था वो यहां, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट में सारे खर्चे आते हैं, तो यहां निकलेगा टू नेट प्रॉफिट। तो एकदम ही देखो हमने क्या बनाया, एक छोटा सा पीएनएल अकाउंट बनाया, और छोटे से पीएनएल अकाउंट से हमने एक कंपनी का ओवरऑल क्विक नेट प्रॉफिट जान लिया, तो इसको बोलते हैं कंडेंस्ड समरी ऑफ पीएनएल अकाउंट भी कह सकते हो आप। 7,54,000 इसका टोटल यहां आ जाएगा, 7,54,000, 7,54,000 माइनस 7,14,020 माइनस 4,000, यह आ जाएगा 35,980। दोस्तों 35,980 35,980, और यही आंसर है आपका। ठीक है, पर अगर हमें ये नहीं बोलता कंडेंस निकालो तो फिर यहां पर ये 754 यहां लिख देता, 7,54,000 नेट से यहां लिख देता, और बैलेंस फिगर से क्या आ जाता, प्रॉफिट आ जाता। वो इससे अलग होता, क्योंकि इसमें ये खर्चा भी इससे ज्यादा होता, वो क्योंकि इसके अंदर ये खर्चा भी माइनस हुआ है, जबकि कॉस्ट शीट में नहीं होता। क्योंकि उसने बोला नहीं ये हमें कंडेंस पीएनएल दिखा के दिखाओ, तो हमने कहा ठीक है लो भाई, पीएनएल अकाउंट में सारे खर्चे आते हैं, तो हमने सारे डाल दिए, तो दैट द आंसर। और आज की क्लास को मैं यही समाप्त करूंगा, क्योंकि अगली क्लास से मुझे नए टाइप के क्वेश्चन कराने हैं, नए टाइप के, जिसमें आउटपुट के हिसाब से हम खर्चों को बांटेंगे। मतलब अगर मैं 10,000 यूनिट है तो 10,000 यूनिट पे इतना खर्चा, तो 12,000 यूनिट पे कितना खर्चा होगा, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। तो अब अगली क्लास जो क्वेश्चन होगा उस पर क्वेश्चन जो पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बेसिकली और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने जो क्वेश्चन खत्म करा है वो कौन कौन से क्वेश्चन खत्म करा दिए बताइए जरा। एक तो मैंने करा दिया सर 19 क्वेश्चन, 18 और 17, मतलब 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, ये हो गया कंप्लीट। टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने थे, 34। मैंने कहा था टोटल 34 क्वेश्चन है, जिसके अंदर मैंने आपको 15 तो पहले करा दिए, 3 आज करा दिए, तो 16 और बचे अभी, तो पेंडिंग क्वेश्चन 16 और बचे हुए। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।